वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। साथियों, अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं मैथ्स पेडागोजी के 13 स्पेशल प्रश्न का, जिसका आपको आंसर खुद से करना है। और हम तो आंसर कर ही देंगे, आपको भी करना है। और आपको लास्ट में वीडियो के नीचे कमेंट करके ये बताना है कि आपके टोटल कितना मार्क्स आया है 13 में से। अगर आपका मार्क्स 11 भी आ रहा है तो आप सीटेट में अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ उस 13 क्वेश्चन में 11 को हल किया है जो आपका लेवल का रहेगा। आज का जो प्रश्न है वो थोड़ा सा लेवल का रहेगा, और ये पूछा हुआ प्रश्न है प्रीवियस एग्जाम में, और क्योंकि सीटेट में प्रीवियस ज़्यादा पूछता है, और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसका आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। प्राइमरी लेवल पर जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो बच्चे मैथ में क्या सीखते हैं, किस पर हमको सबसे कम ध्यान होना चाहिए या किस पर ध्यान नहीं होना चाहिए। पहला है गणित अवधारणाओं को समझना, यानी गणित का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना। दूसरा है गणितीय भाषा का विकास, और तीसरा है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, और चौथा है तर्क कौशल का विकास। इसको अंग्रेजी में देखेंगे तो डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग स्किल। तो कौन नहीं है, तो सबसे पहले देखिए, बच्चे जब मैथ सीख रहे हैं तो रीजनिंग स्किल उनका कितना है या कितना अच्छा है, ये हमें इस पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन 4 तो पॉजिटिव है, हमको नेगेटिव ढूंढना है। और देखिए ऑप्शन 1 में कह रहा है गणितीय अवधारणाओं को समझना, कॉन्सेप्ट को तो समझाना ही है जब मैथ पढ़ा रहे हो। तो गणितीय भाषा को समझना, तो गणितीय भाषा का विकास करना बहुत ज़रूरी है हमें बच्चों का। तो 1, 2 और 4 तो बिल्कुल पॉजिटिव है। और 3 में है कि गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, यानी जो बच्चे गणित का जवाब देंगे उसमें पूरा सटीक होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बच्चे किसके हैं, प्राइमरी लेवल के हैं, तो उनसे गलती हो सकती है। और उनसे गलती कहाँ होती है, उसकी गलती को हमें अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। जो प्राइमरी लेवल का क्लास है उसमें आप सबसे पहले जब गणित की अवधारणा को समझाएंगे तो क्या करेंगे। पहला है चित्र बनाना, दूसरा है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, 3 है अनुभव प्रदान करना, और 4 में क्या है, भाषा के माध्यम से समझाना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, बच्चों का जो है अनुभव को आप जानेंगे, अनुभव प्रदान करेंगे, अनुभव उनका कुछ अनुभव आप लेंगे और अपना अनुभव शेयर करेंगे। तो सबसे पहले होगा 3 नंबर, तो जहाँ जहाँ 3 नंबर है उसको रखेंगे, बाकी को हम हटा देंगे। तो अब 3 के बाद क्या होगा कि भाषा के माध्यम से समझाना, और एक जगह है क्या, 3 के बाद एक जगह 4 है और एक जगह 1 है। 1 में क्या है, चित्र बनाना। तो पहले आप भाषा के माध्यम से समझा दीजिए, बाद में चित्र बनाइएगा। तो 3 के बाद कौन होगा, 4 होगा। फिर होगा आपको कि चित्र बना देंगे, और फिर प्रतीक, यानी प्रतीक मतलब होता है संकेत, संकेत से या किसी इशारे से, या फिर प्रतीक नहीं होता कि सिंबल से, मतलब चित्र बनाकर उस चीज़ को हम समझाएंगे। तो सबसे लास्ट में क्या होगा, 2 नंबर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक बच्चे ने नीचे दिए गए दिखाए अनुसार 2 संख्याएं घटाई। उन्होंने 83 को 27 से कैसे घटाया। देखिए 13 से जब 7 को घटाया उन्होंने 4 लिख दिया, और 8 से 2 घटा के उन्होंने 6 लिख दिया। यानी उनको स्थानीय मान का जो है समझ नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 से 7 जाएगा नहीं, तो उन्होंने 13 से 7 घटाना उनको था, उन्होंने 3 से 7 को घटा दिया कि 3 से 7 गया 4। ये गलत है, क्योंकि यहाँ 13 हो जाता और यहाँ 7 से 2 गया 5 होता। तो इन्हें स्थानीय मान की बिल्कुल समझ नहीं है। तो अब कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के घटाव सीखने का बोध कराता है। 4 कथन दिया गया है। पहला है बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है, बिल्कुल सही है। और 2 में है बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है, मतलब बच्चा को घटा नहीं आता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने 8 और 6 को 8 से 2 गया 6, बिल्कुल सही घटाया है। यहाँ भी वो सही घटाया है। उनको लगा कि 7 से 3 जाएगा तो 4, यानी घटाव वो जानता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जानता। तो ये हो जाएगा गलत। 3 में है बच्चे 2 अंकों वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया नहीं जानता। वो 2 अंकों वाली घटाव की प्रक्रिया जानता है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि छोटे से बड़े को कैसे घटाया जाता है। तो ये भी गलत है। और 4 में है ये एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके सुधार किया जा सकता है। देखिए ये गलती है,
लेकिन उनका कॉन्सेप्ट सही नहीं है, तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट देना है। कॉन्सेप्ट किसका देना है, स्थानीय मान का देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 बिल्कुल हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोग फटाफट से इसका आंसर कीजिए। प्रश्न है कि अधिगम और आकलन के चक्र के निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 यहाँ पर दिया गया कथन, इसको आपको क्रम में लगाना है। सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होगा। पहला है शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन। दूसरा है शिक्षण अधिगम के लिए आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन करना। तो योजना बनाना सबसे पहले होता है। आपको पता होगा कि जब भी हम शिक्षा देने जाएंगे, बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, तो हम लेसन प्लान बनाते हैं, यानी योजना बनाते हैं। पढ़ाने के लिए हमारा उद्देश्य क्या है उसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा। चलिए, उसके बाद है प्रगति रिपोर्ट का विकास। और 4 में बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रतिपुष्टि की रिपोर्टिंग और उसका संचार, यानी फीडबैक देना बच्चों के लिए। तो फीडबैक हम सबसे लास्ट में देते हैं। शुरू में 2 होगा और लास्ट में 4 होगा। ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, शुरू में 2 और लास्ट में 4 इसमें है, बाकी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें शुरू में 2 है लेकिन लास्ट में 3 है, तो सब गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन होगा, हम योजना बनाएंगे, फिर हम शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन करेंगे, फिर हम प्रगति रिपोर्ट का विकास तैयार करेंगे और फिर लास्ट में हम फीडबैक देंगे। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में अपने बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं में भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो एक टीचर क्या करता है कि बच्चों के जो परिवेश में चीज़ें हैं, उन वस्तुओं को अपने शब्दों में समझाने के लिए वो प्रोत्साहित करता है। इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है? तो ऐसा गतिविधि करने के पीछे एक शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? पहला है, एक बहुत ही रोचक गतिविधि है, बिल्कुल है, जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में किया जा सकता है। तो चलिए, कुछ हद तक सही है कि एक रोचक गतिविधि है और पुनः इसको देखने के लिए खाली समय में ऐसा किया जा सकता है। चलिए, सही है पहला। दूसरा है कि बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि डम स्राट्स खेलने का आनंद लेते हैं। बिल्कुल सही है कि बच्चे क्या करते हैं कि जब उनके लैंग्वेज में पढ़ाया जाए तो बच्चे इसमें ज़्यादा आनंद लेते हैं। तो ये भी सही है। 3 में ये बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ में गहन बनाता है। यह और ज़्यादा सही है। और लास्ट में ये एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। बिल्कुल, ये भी सही है। अब इसमें आपको चुनना है सबसे उचित उद्देश्य क्या है। तो एक टीचर का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि वो खाली समय में इसका उपयोग किया जा सकता है लेकिन ये कम है। और एक मिनट, दूसरा नंबर में जो कह रहा है कि वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, जैसे कि डमसरा, तो ठीक है, वस्तुओं को भी समझाने का आनंद लेते हैं, लेकिन 3 में जब आप पढ़िएगा तो ये क्या है, ये इनफॉर्मल तरीके से बच्चों को समझा रहे हैं, वस्तुओं के भौतिक गुणों के बारे में बता रहे हैं और आकारों के बारे में उनकी समझ का गहन करता है। तो यहाँ पर 3 जो है सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। और आपको यहाँ पर चुनना है मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि यहाँ पर चारों सही है। ऑप्शन 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है, लेकिन 3 जो है वो ज़्यादा सही है, इसलिए आपको ज़्यादा में जाना है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों, एक आसान सा प्रश्न है कि अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। एक ऐसा दुकानदार है जो क्या है, अशिक्षित है, यानी वो इलिटरेट है, कम पढ़ा लिखा है। तो उसके द्वारा जो उपयोग गणित किया जाता है वो क्या है? तो मतलब ये समझ लीजिए कि मान लेते हैं कि आप कोई पान के दुकान में पान खाने जाते हैं और वहाँ से कुछ सामान लेते हैं, तो वो दुकानदार क्या होता है, अच्छे से हिसाब को वो जोड़ लेता है, जोड़ घटा अच्छे से कर लेता है। तो उस दुकानदार को जो मैथ आता है उसके बारे में आपकी क्या राय है? पहला है, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, यानी ऐसी चीज़ों को गणित के क्लास में नहीं कराया जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल हो जाएगा गलत। 2 में है, सभी गणितीय समस्या को हल करने में बहुत उपयोगी है। तो एक दुकानदार द्वारा हो सकता है कि वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अच्छे से जानता हो, बाकी चीज़ों को अच्छे से नहीं जानता हो। तो सभी जो है सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ये बोला कि उपयोगी है, तो ऐसा नहीं है, तो सेकंड हो जाएगा गलत। 3rd में है, में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता होती है, यानी दुकानदार द्वारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में अस्पष्टता बहुत कम होती है, तो ऐसा नहीं है, बहुत अस्पष्टता होती है। जोड़ घटा वो बहुत अच्छा करते हैं, आप सामान लेने के बाद जितने देर से जोड़ेंगे उससे पहले वो जोड़ लेते हैं, तो उनमें अस्पष्टता होती है, तो ये भी हो जाएगा गलत।
3 गलत है तो चौथा सही है। और क्यों सही है उसको देख लेंगे। कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के लिए कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। यानी ऐसी चीज़ों को हमें क्लास में कराई जानी चाहिए बच्चों को। किसी को दुकानदार बना देंगे, किसी को ग्राहक बना के ऐसी समस्याओं को हम क्लास में हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि एक शिक्षक को गणित की कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। यानी गणित का टीचर है और क्लास कैसा है, क्लास में कई तरह के बच्चे हैं, तो उस टीचर को कैसे संभालना चाहिए। पहला है एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। यानी सारे तेज बच्चे को एक जगह कर दें और सारे मंद बच्चे को एक जगह कर दें और उनके जो क्षमता है उनके अनुसार उन्हें प्रश्न देंगे। तो ऐसे में क्या होगा, बच्चे एक दूसरे की सहायता से नहीं सीख पाएंगे, ऐसे में भेदभाव हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। 2 में है एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर, यानी एक ही कक्षा होना चाहिए जिसमें सभी बच्चे हो, तो ये बिल्कुल सही है, एक तो है गलत। और 3 में है अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर ताकि एक दूसरे से सीख सकें, बिल्कुल सही है ये भी। और 4 में है कम क्षमता वाले बच्चों को अनुसार कक्षा में प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य देकर, तो ये हो जाएगा बिल्कुल गलत। क्योंकि अब सारे बच्चों को एक जगह रखना है, क्योंकि अभी जो है शिक्षा कैसा है वो इंक्लूसिव है, यानी समावेशी है। तो सेकंड में है एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर, सही है। 3 में भी वही कह रहा है अलग अलग क्षमताओं वाले सभी वाले बच्चों को एक साथ सामूहिक रखकर, यानी अभी तक सेम है दोनों, ठीक है। अब आगे इसमें है कि ताकि एक दूसरे से सीख सकें, तो ये जो 2 जो है 3 के अंदर है और 3 में थोड़ा सा ज़्यादा और भी लिख दिया है, तो 3 सही होगा और 2 भी सही है। लेकिन यहाँ इन दोनों में कौन सही होगा, वो तो 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि गणना के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाए। ऐसा नहीं है कि सीखने का फल इसलिए विकसित किया गया है ताकि बच्चों को लघु विधि बढ़ाया जाए, तो यह है गलत। विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं है कि विभिन्न जो सर्वेक्षण होता है शैक्षणिक सर्वेक्षण, उसमें बच्चों की उपलब्धि हम बढ़ाएं। यानी किसी भी तरह की जनगणना हो, जब गणना हो तो बच्चों के बारे में वहाँ ये बताया जाए कि ये बच्चे गणित में बहुत अच्छा करते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हम गणित नहीं पढ़ाते हैं। और 4 में वर्ष की अंत में परीक्षा के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। ये आपको जहाँ भी मिले कि बच्चों को हम परीक्षा के लिए तैयार करते हैं, तो ये पहले से ही नेगेटिव होता है। तो अब 3 बच गया है, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। प्रतिफल इसलिए हम विकसित किए हैं ताकि हम ये जान सकें कि बच्चे अगर 3 क्लास में हैं तो उन्होंने 3 क्लास में कितना सीखा। सिर्फ उनके हम सीखने की स्थिति को जानने के लिए हम प्रतिफल को विकसित किया गया है। तो यहाँ पर 3rd बिल्कुल आसान से ये प्रश्न है, 3rd यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल सही। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। 4 यहाँ पर कार्य है, इसमें से किसको आप एक एक्टिविटी मान सकते हैं कि क्लासरूम में हाँ एक कार्य हो रहा है। यहाँ पर पहला है शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, शिक्षक समझा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे कुछ एक्टिविटी में नहीं कर रहे हैं, कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है। 2 में है बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। बच्चे क्या कर रहे हैं, कविता के रूप में गिनती को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी कुछ एक्टिविटी नहीं है, बच्चे खुद से नहीं कर रहे हैं कुछ। 3 में बच्चों द्वारा स्वयंपाठ से नकल करना। तो भाई नकल करने को आप एक्टिविटी नहीं मान सकते हैं। एक्टिविटी तो तब मानते हैं जब बच्चा खुद से कुछ करता है, खुद के माइंड का यूज़ करता है, तो ये भी हो जाएगा गलत। 4 में बच्चों का अन्वेषण में लगना, यानी इंग्लिश में इसको आप देख सकते हैं कि चिल्ड्रेन इंगेज इन एक्सप्लोरेशन, यानी बच्चे द्वारा कुछ खोजा जा रहा है। और जहाँ बच्चे खोजेंगे तो अपने दिमाग का, अपने विवेक का, अपने लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए इसे हम एक्टिविटी मानेंगे। तो 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। यानी संख्या जब बच्चे को बीच हम विकसित करेंगे गिनती को, तो संख्या से पहले कौन सा कॉन्सेप्ट बच्चे के अंदर होना जरूरी नहीं है। यानी एक संगतता, पहला है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, दूसरा है सीरिएशन यानी क्रमबद्धता, तीसरा है संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, चौथा है समूह बनाना। तो जब आप संख्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को,
तो पूर्व यानी पहले से कौन सा कॉन्सेप्ट होना जरूरी नहीं है। तो संख्या का नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना यानी अल्टरनेटिवली रैंडमली किसी भी संख्या का नाम पढ़ लेना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप उस चीज़ को सिखा ही रहे हैं, तो ये पहले से ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड बिल्कुल सही है। बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो गणित जो सिखाते हैं हम उसमें से कौन सा कथन सत्य है। एक पॉजिटिव आंसर होगा और 3 नेगेटिव होगा। पहला है गणित सीखने के लिए कठिन विषय है, तो कठिन जहाँ भी आएगा नेगेटिव होगा। और यहाँ पर नेगेटिव इसलिए भी है क्योंकि कहा गया कि गणित क्या है, कठिन है। तो जब गणित कठिन है तो मैक्सिमम बच्चे गणित कैसे सीख लेते हैं, तो गणित की नेचर जो है वो हार्ड नहीं है, तो एक यहाँ पर बिल्कुल है गलत। 2 है आमतौर पर लड़कियां गणित में कमज़ोर होती है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसे लड़कियां हैं जिन्होंने गणित में बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो लड़कियां गणित में कमज़ोर नहीं होती है। अगर ऐसा आप कह रहे हैं तो आप बच्चों में क्या कर रहे हैं, जेंडर बाइस कर रहे हैं, यानी बच्चों में लैंगिक भेदभाव कर रहे हैं। ऐसा एक टीचर को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 3 में है हर कोई गणित सीख सकता है, तो बिल्कुल सही है। गणित जो है वो कोई भी सीख सकता है, अगर उन्हें एक अच्छी गाइडेंस मिला हो, अच्छा माहौल मिल गया हो, तो गणित कोई भी सीख सकता है। नंबर 4 में गणित केवल कठोर, देखिए कठोर नेगेटिव और केवल भी नेगेटिव, यानी गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि पाइथागोरस प्रमेय सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया। तो एक टीचर ने क्या किया, एक शीट वितरित किया है बच्चों के बीच में जिसमें समकोण त्रिभुज कितना खींचा गया है, देखिए समकोण त्रिभुज 4 त्रिभुजों को खींचा गया और बच्चे को त्रिभुजों के बीच संबंध खोजने के लिए कहा गया जाता है। उपयुक्त परिस्थिति को शिक्षक ने प्रयास किया, तो 4 ऐसे त्रिभुज बना दिया गया है समकोण त्रिभुज, और चारों के बीच रिलेशन जो है क्या है वो बच्चों के बीच वो खोजने के लिए एक टीचर के द्वारा दिया जाता है। तो ये कौन सा विधि है, क्या ये आगमन है, निगमन है, व्याख्यान है या प्रयोगशाला है। देखिए व्याख्यान तो है नहीं कि टीचर कुछ लेक्चर दे रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं, लाइब्रेरी में बच्चे जा नहीं रहे हैं, इसलिए प्रयोगशाला नहीं है। आगमन और निगमन में आपको समझना है, आगमन में पहले एग्जाम्पल देंगे तब रूल को बताएंगे, और निगमन में पहले रूल को बता देंगे तब एग्जाम्पल देंगे। तो एग्जाम्पल के जरिए इन्होंने 4 जो है पहले समकोण त्रिभुज दे दिया है, बाद में उन बच्चों को संबंध खोजने के लिए कह रहा है। तो क्या कर रहा है, ये आगमन विधि का इस्तेमाल कर रहा है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर सही। चलिए दोस्तों लास्ट प्रश्न है हमारा आज का कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है, यानी कॉन्सेप्ट मैप के जो बारे में जो कौन सा कथन यहाँ पर 4 है, कौन सा सत्य नहीं है। आपको नेगेटिव खोजना है, गलत वाले को खोजना है। पहला है संकल्पना मानचित्र अंत संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही है। जो कॉन्सेप्ट मैप जो होता है वो क्या करता है, हमारे अंत संबंधित यानी इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट जो होता है वो कलेक्शन करता है, एक जगह अवधारणाओं को जोड़ने में मदद करता है, तो 1 बिल्कुल सही है। 2 है संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, केवल नेगेटिव वर्ड होता है, और कॉन्सेप्ट मैप जो होता है जो टीचरों और बच्चों को दोनों को बनाया जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पर 2 हो जाएगा गलत, और जो गलत होगा वो होगा सही, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा था गलत। तो 2 गलत है, और 3 को देखना है संकल्पना मानचित्र प्रकृति में क्या होते हैं, पदानुक्रमित होते हैं, बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट मैप जो होते हैं वो क्या होते हैं, पदानुक्रमित होते हैं। और 4 में है संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। तो कॉन्सेप्ट मैप जो होता है आपके पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में जोड़ देता है, इसलिए ये भी हो जाएगा सही। तो सेकंड है यहाँ पर गलत, और जो गलत है वही सही है। तो आप हमें अब तक आपका कितना आंसर सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आज हमने 13 क्वेश्चंस को आपके बीच में कराया है, और 13 बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था, उन प्रश्नों को हमने हल कराया है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।